सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, यानी कि आज के सेशन में हम लोग देखने वाले किस पॉलिसी किस फ्रेमवर्क के माध्यम से बेल्जियम अपने यहाँ के जो कल्चरल डिफरेंसेस और जो रीजनल डिफरेंसेस थे, रीजनल डाइवर्सिटीज थी, उनको एकोमोडेट कैसे करता है। अर्थात हम लोग पढ़ रहे हैं कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम। हमने इसके पहले पढ़ा था कि क्या क्या डाइवर्सिटीज थी बेल्जियम में, जिसमें हमने पढ़े थे कि बेल्जियम में ओवरऑल टोटल 59% पीपल जो थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे। 40% लोग आपके वेलोनिया रीजन में रहते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और 1% लोग जर्मन रीजन में रहते थे, जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज वाले। यानी और इसके कैपिटल सिटी की अगर बात करें तो 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वाले थे और 20% पीपल डच स्पीकिंग पॉपुलेशन वाले। यानी कि जितना कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिफिकेशन होने के बावजूद वो किस पॉलिसी किस फ्रेमवर्क के माध्यम से काम करेगा कि भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार से श्रीलंका के जैसी घटनाओं से वो बचेगा। अर्थात हम देखने वाले हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन अगर बेल्जियम की बात करें, एकोमोडेशन इन बेल्जियम की, तो क्या पॉलिसीज क्या प्रिंसिपल को वो इंप्लीमेंट करता है कि अपने यहाँ इन सभी डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट कर लेता है, समावेशित कर लेता है। सो लिखा हुआ दे रिकॉग्नाइज द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। वो अपने यहाँ के जो रीजनल डिफरेंसेस थे उनके कल्चरल डाइवर्सिटीज को पहले रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद बिटवीन 1970 टू 1993 वो अपने संविधान को 4 बार 4 टाइम्स अमेंड करता है, 4 बार संविधान में संशोधन करता है, जिससे कि वो अपने इस डिफरेंसेस को समझ पाए, एकोमोडेट कर पाए, समावेशित कर पाए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि फॉर एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, जिसकी वजह से एक ऐसे सिस्टम को बनाया जा सके कि एक ही देश में सेम कंट्री में अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग, अलग अलग एथनिक कंपोजिशन वाले लोग एक साथ रह सके। बहुत ही शानदार पहल है, उसके द्वारा दोनों पॉइंट्स को हमने देखा, बहुत ही शानदार पहल है। इसके बाद अगर पॉइंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेस्क्राइब किया द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि पहली बार संविधान में 4 बार अमेंडमेंट किया, उसके बाद सेंट्रल जब गवर्नमेंट बनती है, जो केंद्र सरकार बनती है, तो उसमें डच स्पीकिंग मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, डच और फ्रेंच दोनों जो भाषाओं को बोलने वाले मिनिस्टर थे उनको क्या कर दिया, उनकी संख्या को इक्वल कर दिया, जिससे कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। साथ ही साथ बेल्जियम में, यानी बेल्जियम की जो राजधानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर कर दिए गए तो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर कर दिए गए, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कि जब देश में डच ज्यादा होके फ्रेंच के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ब्रसेल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी में है तो वो भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत ही शानदार होता है, जिसकी वजह से 10-9 लिखा है कि 10-9 सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, जिसकी वजह जब इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रहेंगे तो कोई भी अकेली पार्टी, कोई भी अकेली जो है सरकार या कोई भी अकेली पार्टी या कोई भी अकेला जो संगठन है वो किसी भी डिसीजन को अकेले नहीं ले सकता, या कोई भी व्यक्ति कोई भी कम्युनिटी अकेले किसी डिसीजन को नहीं ले सकती, क्योंकि जब इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रहेंगे तो कोई भी डिसीजन को कोई भी कम्युनिटी अकेले यूनिलैटरली नहीं ले सकती। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन to state government, thus government of the 2 regions of the country, और बहुत सारी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, और इसकी वजह से द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट चूंकि एम्पावर ऑलरेडी हो चुका है तो इसकी वजह से वो सेंट्रल के अधीन नहीं रह सकता, नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी अब काम कर सकता है। इसके पहले क्या सिस्टम था कि पूरी पावर कंसोलिडेट रहती थी एक हाथ में, यानी हमको हमारा जो की पॉइंट है वो निकल के आ रहा है कि पावर की शेयरिंग, यानी स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं रह गई, वो भी एम्पावर्ड हो गई। ये सारे कुछ इंप्लीमेंट किए गए एकोमोडेशन इन बेल्जियम में। साथ ही साथ जो बातें हमने कहा कि ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर को कर दिया गया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो बातें हुई कि ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि देश में डच वालों ने फ्रेंच वालों को एक्सेप्ट कर लिया था। एक बार फिर से समझिए ध्यान से, अगर बात किया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चूंकि ज्यादा कौन है देश में,
डच स्पीकिंग 59%। अब ये 59% ज़्यादा होने के बाद भी ये कह देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने डच के मिनिस्टर रहेंगे उतने फ्रेंच करेंगे, जितने डच के रहेंगे फ्रेंच के रहेंगे। तो इसकी वजह से भाई मोरल एक दबाव भी बन जाता है। और जो सेंट्रल में ज़्यादा जो सेंटर जिसको बोलते क्या बोल सकते हैं कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे फ्रेंच वाले थे 80%। तो जब वो देखते हैं कि देश में डच हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर को कर देते हैं, तो हम भी कैपिटल सिटी में डच और फ्रेंच दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कुछ यही बात कही जा रही है कि इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कर देने की वजह से कोई भी अकेली कम्युनिटी किसी भी एक डिसीजन पे यूनिलैटरली अकेले नहीं पहुंच सकती। एक शानदार अकोमोडेटिव पॉलिसी देखने को मिलती है। और इन सब के अलावा अगर बात की जाए तो एक थर्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी बना दिया गया जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बताया गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट वहां से एक पॉइंट आता है। एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बनाया गया क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एकमडेशन इन बेल्जियम। यही श्रीलंका कंडीशन जो हम लोग पढ़े थे, तो पावर को बिल्कुल शेयर करने से डिनाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से सिविल वार सिविक स्ट्राइक जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। जबकि बेल्जियम में देखिए इतना शानदार इन सभी पावर को डाइल्यूट करते करते पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते करते आने के बाद भी अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक थर्ड काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, विच इज द इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। चाहे डच लैंग्वेज कम्युनिटी हो, चाहे फ्रेंच लैंग्वेज कम्युनिटी हो, चाहे जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं भी हो, उन सबके लिए उनकी भाषाओं के प्रति, चाहे फ्रेंच लैंग्वेज हो, चाहे डच लैंग्वेज हो, चाहे जर्मन लैंग्वेज हो, उन सभी पे काम करने के लिए उन सभी के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी गई। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का मुख्य काम यही हो कि उनकी जैसे अगर डच कम्युनिटी वाली गवर्नमेंट है तो वो डच के, चाहे वो डच पूरे भारत में उस देश में बेल्जियम में कहीं भी हो, उन सब के लिए वो कानून बनाएगी, उन सब के हितों की बात को रखेगी। चाहे फ्रेंच कम्युनिटी हो तो फ्रेंच अगर पूरे बेल्जियम में कहीं भी हो, उन सब के लिए वो गवर्नमेंट बनाई गई कि वो अपनी बातों को रख पाए। तो इस प्रकार से कुछ एकोमोडेट किया गया। और दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास ये पावर था कि वो अपने कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू पे वो बात कर सके, कानून बना सके। जबकि फाइनली हमने देखा इतने शानदार तरीके से एकमोडेशन किया गया। और फाइनली हम लोग जानते हैं कि बेल्जियम मॉडल क्या था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। क्या था? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन फिर भी जो बेल्जियन मॉडल था वो इस अरेंजमेंट को करने में सफल हुआ, बहुत ही शानदार तरीके से अरेंजमेंट को कर ले जाता है। और इसकी वजह से वो किसी भी प्रकार के सिविक स्ट्राइक से वो बच जाता है, किसी भी प्रकार के सिविक स्ट्राइक जैसी कंडीशन से खुद को और खुद के देश को बचा ले जाता है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में उसका एक मैसेज आता है। और जो चूंकि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, तो जब यूरोपीय यूनियन बनने की बातें आती है, मेनी कंट्रीज of Europe came together to form the European Union. Brussels was chosen as its headquarter. ब्रसेल्स को क्या चूज किया गया? as its headquarter। क्योंकि अलग अलग देश, जब यूरोप के अलग अलग देश एक साथ मिलकर यूरोपीय यूनियन बनाने की बातें करते हैं तो उसके हेडक्वार्टर का डिक्लेरेशन यही होता है कि हम अपना ब्रसेल्स में ही बनाएंगे, बिकॉज उसने इतनी सारी डाइवर्सिटीज को इतने शानदार तरीके से अकोमोडेट करके मैसेज दिया है। तो हम लोग भी अलग अलग प्रकार के देश हैं, अलग अलग प्रकार की एथनिसिटी हम लोग की है, हम लोग साथ में कैसे रहेंगे। तो इसलिए अपनी इस चीज़ को एकोमोडेट, अपनी इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को ब्रसेल्स में ही रखा, क्योंकि ब्रसेल्स एक शानदार एग्जांपल दे चुका था एकोमोडेटिव पॉलिसीज के प्रति। तो ये रहा आपका एकोमोडेशन इन बेल्जियम। यानी कि हमने अब तक की हमारी जर्नी जो रही उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि इस केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम और केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, इन दोनों केस स्टडी को पढ़ा, दोनों के एथनिक कंपोजिशन को पढ़ा, फिर दोनों ने अपने यहाँ किन किन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके अपने यहाँ के डाइवर्सिटीज को मेंटेन करने का प्रयास किया, जिसमें कि बेल्जियम अपने यहाँ एकोमोडेटिव पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, जबकि श्रीलंका अपने यहाँ मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है। और ये अपने यहाँ मेजोरिटी की बातों को रखता है, केवल एक पक्ष को ही केवल लेके चलता है, पावर को शेयर नहीं करता, जिसकी वजह से सिविल वार जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। जबकि बेल्जियम अपने यहाँ एकोमोडेटिव पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की वजह से हर समाज के हर वर्ग, हर कम्युनिटी तक पावर की शेयरिंग करता है, जिसकी वजह से शानदार तरीके से एक पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बढ़िया एग्जाम्पल के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है। तो ये रहा उस दोनों के एथनिक कंपोजिशन, दोनों के एथनिक कंपोजिशन को डील करने के प्रोसेस और उनका रिजल्ट। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वाई
पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, जिसको हम बोल सकते हैं वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग की हमें जरूरत क्यों है, पावर शेयरिंग की हमें जरूरत क्यों है? तो बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग हम जानते हैं कि किसी एक देश में, अगर किसी एक देश की बात करें तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ इंडिविजुअल पॉलिटिकल पावर ऑन वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट कि द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, जिसमें लोगों को ही सब माना जाए, हर प्रकार के पॉलिटिकल सोर्स का स्रोत जो है वो लोगों को ही माना जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी किस सिद्धांत पे काम करती है, टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल की प्रिंसिपल पे डेमोक्रेसी चूंकि काम करती है और इसके अंतर्गत लोगों को ही हर पॉलिटिकल पावर का सोर्स माना जाता है। इसलिए लोगों की नीड और कंसर्न के प्रति जो गवर्नमेंट बनती है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट बने हर कम्युनिटी के सहयोग को लेकर, हर कम्युनिटी को एकोमोडेट करके देश बनाए, सरकार बनाए और पूरे देश को चलाए। So everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows that the democracy political power forms of power sharing. Power should be distributed among as many citizens as possible. तो कहा जा रहा है कि power as soon मतलब कि as many citizens as possible, जहां तक संभव हो सके वहां तक लोगों के बीच में पावर की शेयरिंग हो चाहिए। डीपर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है टूर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो हम लगातार पढ़ रहे थे उसको हम स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, पूछ रहा है कि वाई पावर इज डिजायरेबल। तो हम जानते हैं एक देश में लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र कैसा, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव मतलब अकाउंटेबिलिटी उसके नागरिकों के प्रति होनी चाहिए और लोगों को ही हर पॉलिटिकल पावर का स्रोत माना जाना चाहिए। तो इसकी वजह से दो कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों होती है। तो अगर पहली बात करें तो पावर शेयरिंग की जरूरी होने का एक दो कारण है, पहला है प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, मोरल रीजन क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स की बात करें। यानी एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन है पावर शेयरिंग होना, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। पावर शेयरिंग होना एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन है, एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है, प्रूडेंशियल रीजन है। क्योंकि हम जानते हैं कि पावर इज शेयर्ड, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। कहा है पावर शेयरिंग जो है गुड है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। ये समाज में किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की, यानी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की, कम करने की संभावना को और भी कम कर देता है। भाई किसी प्रकार की विवादास्पद स्थिति को क्रिएट होने की जो संभावना होती है किसी भी समाज में, किसी भी चीज को लेके, जब उसमें पावर शेयरिंग हो जाती है तो वो संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। यानी कि ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसके बीच में समाज के वर्गों में, अलग अलग वर्गों में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति को कम करने में मदद करता है। इसलिए पावर शेयरिंग क्या है, गुड है। ये बातें कही जा रही है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग क्या है, एक अच्छा तरीका है क्या, इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। किसी प्रकार के पॉलिटिकल ऑर्डर में स्थायीपन लाने का सबसे शानदार तरीका है पावर शेयरिंग। एंड टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग रूम टू द मेजोरिटी एज वेल। कहा जा रहा है यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि जब पावर शेयरिंग नहीं होता है, पावर को एक हाथों में कंसोलिडेट करके रख लिया जाता है, तो मेजोरिटी एक समय शॉर्ट रन के लिए तो अच्छा लगता है कि नहीं पावर हमने रख लिया, माइनॉरिटी का शोषण कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया, ऑपरेसिव पॉलिसीज को लगा के उनके साथ भेदभाव कर लिया। लेकिन ये शॉर्ट रन में तो अच्छा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में कंट्री की जो यूनिटी है उसको इम्पैक्टेड करता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी पे ऑपरेसिव पॉलिसीज को लगा के उनका शोषण करती है तो ये सिर्फ माइनॉरिटी का ही शोषण नहीं है, बल्कि वो मेजोरिटी की लाइफ स्टाइल को, मेजोरिटी को भी एज वेल एज रियून कर देता है, नष्ट कर देता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं युद्ध होता है तो कोई जीते या हारे, लेकिन नुकसान तो दोनों का ही होता है। मोरल रीजन की अगर बात करें तो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एक नैतिक कारण की अगर बात करें तो नैतिक कारण में कह रहा है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की आत्मा है। यानी किसी अगर देश में लोकतंत्र एग्जिस्ट करता है, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है और वहां पे पावर शेयरिंग न ही होती है, या फिर पावर शेयरिंग कितनी गहरी तक, मतलब गहराई तक हुआ है, कितने अंतिम व्यक्ति तक पावर शेयरिंग हुई है, यही उस डेमोक्रेसी के पैरामीटर को नापने का
मतलब डेमोक्रेसी को इवेल्युएट करने का पैरामीटर है कि डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है या है भी कि नहीं, कि वहाँ पे पावर शेयरिंग को किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी को इवेल्युएट करना है तो वहाँ पे हुई पावर शेयरिंग मैनेजमेंट को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, या कितनी अच्छी है या नहीं है, या फिर है भी नहीं। बट डेमोक्रेसी है भी नहीं, है भी कि नहीं, इस बात का डिसीजन हम इसी बात पे लेते हैं कि वहाँ पे पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किस प्रकार से हुआ है। क्योंकि अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट एंड पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। क्योंकि डेमोक्रेसी में हम जानते हैं कि हर व्यवस्था पीपल सेंट्रिक होती है, सिटीजन सेंट्रिक होती है, और लोगों को हर पॉलिटिकल पावर का स्रोत माना जाता है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि लोग आपस में कंसल्ट, इनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो कंसल्ट कर सकें क्या, दैट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि वो कैसे शासित होंगे, इस बात का डिसीजन, इस बात पे कंसल्ट वो खुद कर सके। तो इसकी वजह से हम लोग कंक्लूजन पहुंचे कि दो कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, या व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इन्हीं दोनों कारणों की वजह से हम कह सकते हैं, पहला कारण है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा आपका है मोरल रीजन। इसके बाद हमारी जो इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग बचती है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जिसमें कि हम लोग 4 फॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला जो है पावर की शेयरिंग किस में होती है, आपके गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में। दूसरा जो है पावर शेयरिंग होती है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में। और तीसरा पावर शेयरिंग होती है देश के विभिन्न प्रकार के सोशल ग्रुप्स में। और अगला जो फॉर्म सब पावर शेयरिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट। इसमें कैसे कैसे पावर की शेयरिंग हुई है ये हमारा लास्ट सेशन जो है अगले सेशन में आएगा, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और इन चारों फॉर्म्स को डिटेल में हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं। फिलहाल आज की सेशन में इतना ही। आई होप आज का सेशन आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आता है तो बिल्कुल आप एक बार रिकैप सेशन भी देखिए, खुद का नोट्स बनाइए, इसके बाद जो है अपनी तैयारी को और भी एक नया मुकाम दीजिए। फिलहाल इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।